नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमने एक टॉपिक लिया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि भाई उसकी हमने एक खोज की थी, विस्तार पता किया था। उसके बाद में उस सभ्यता का हमने क्या किया था, सिंधु का नदी का भी जानकारी ली थी। उसके बाद में उस सभ्यता का हमने नामकरण देखा था कि इस नामकरण कैसे हुआ और उसके और भी बाकी क्या क्या नाम है। और एक और पॉइंट हमने देखा था, उसके समकालीन कितनी सभ्यताएं उस समय विकसित हुई थी। ठीक है, तो जैसा कि अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे उस सभ्यता के बारे में कि जो ये नगर बसे थे वो कैसे थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ हेडिंग डाला है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इतने पॉइंट 8 पॉइंट यहाँ में लिखे हुए हैं, इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में सारे पॉइंट तो नहीं कवर हो पाएंगे क्योंकि वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज हम अपने केवल इन्हीं 2 पॉइंट, नगर विन्यास या नगर नियोजन भी कहा जाता है, तो नगर विन्यास की जो पद्धति है और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका नगर कैसे बने हुए थे, नगर था कैसा उनका, और दूसरा उनका सामाजिक जीवन के समाज में वो किस तरीके से रहते थे। ठीक है, और उनका राजनीतिक जीवन, क्या वहाँ भी कोई ऐसी प्रथा थी जैसे हमारे यहाँ अभी क्या है, प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए एक लोकतंत्र है यहाँ पर, तो क्या उस समय भी ऐसी कुछ प्रथा थी कि राजा हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, ऐसा कुछ था उस समय या नहीं था, इसके बारे में हम जानेंगे। बाकी हमें और क्या जानना है, हमें जानना है कृषि एवं पशुपालन। क्या उस समय भी कृषि होती थी, लोग पशुओं को पालते थे, ठीक है, पशुपालन करते थे या नहीं थे। व्यापार वाणिज्य, क्या उस समय भी व्यापार होते थे या नहीं होते थे। धार्मिक जीवन, क्या उस समय भी धर्मों में बटा हुआ था, ये सभ्यता क्या धार्मिक जीवन में बटी हुई थी या उस समय केवल कोई धर्म था उस समय उनका, ऐसा भी हम इसके बारे में जानेंगे। बात करें लिपि एवं वास्तुकला की, लिपि का मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। देखिए ये वीडियो जो है पिछले क्रम को आगे ही बढ़ाता हुआ वीडियो है, तो जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले, जो मेरी व्यक्तिगत राय है वो यही है कि पहले वीडियो को जो है देखें, उससे कुछ जानकारियां आपको मिलेंगी, जिससे आप इस पर आएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करें लिपि की, तो लिपि का मतलब है लिखावट। तो लिखावट की बात करेंगे कि क्या उनमें ये चीज़ें विकसित हुई थी, लिखावट, उन्होंने कुछ दस्तावेज ऐसे हमें मिले या नहीं मिले। वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला बेसिकली एक चीज़ होती है कि हाथ से कोई चीज़ बनाई गई हो। जैसे हाथ से आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो क्या ऐसी भी कुछ उस समय पर ऐसी चीज़ चली आ रही थी, नहीं आ रही थी। बात करें अंतिम संस्कार की, तो जायज़ सी बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता थी तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर फॉलो हुआ करते होंगे, कुछ ना कुछ तरीक़ों से अंतिम संस्कार किया जाता रहा होगा। अब बात कर लूँ मैं इस आखिरी जो इसका पॉइंट है, पतन के संभावित कारण। संभावित कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पतन का एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया है अभी तक। हर इतिहासकार ने जो है अपने शोध के हिसाब से अलग अलग कारण दिए हुए हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो ये रही बात कि हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। जो भी कुछ क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन सीरीज के अंदर कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि भाई इनका नगर विन्यास कैसा था। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। देखिए, एक आपको पढ़ने में जो है बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है। उसका कारण ये है कि जो ये इतिहास के बारे में चीज़ें हैं, ये हमने एक तर्कसंगत तौर पे बनाई हैं। ठीक है, कि ये होगा पर क्यों होगा, उसके साथ से प्रमाण प्रस्तुत करिए, फिर उस पर हम लगा देते हैं लॉग। तो आप ही मान लीजिए यहाँ पर एक CID का खेल होने वाला है। ठीक है, भी आपको ये बताना है, जैसे होता है नहीं कि भैया धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब वहाँ आग लगी होगी। तो ये जो यहाँ पर होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जो भी इसमें से चीज़ें देखेंगे, जैसे जो भी मैं चीज़ कहूँगा उसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। रही बात इसका जो एक समरी आपको मैं अभी मैंने बता दिया आपको, इसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता, वीडियो काफ़ी लंबी खींचेगी, तो इसके लिए आपको एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि आप अपने साथ एक कॉपी, एक कलम ज़रूर रखिए, एक पेन और एक डायरी रखिए। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए। देखिए, कारण उसका ये है कि इन सभ्यताओं को, जैसे बहुत सारे मैंने देखे हैं चीज़ों को, कि आप इनको रील में भी ख़त्म कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल साफ तौर पे है। आप हाँ, कुछ जानकारी 60 सेकंड में मैं आपको दे दूं वो बात अलग की है, कुछ लोगों ने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया है,
पर किसी इतिहासकार के से या किसी आप टीचर से पूछेंगे कि नहीं इसके बारे में जानकारी मुझे 5 मिनट में दे दीजिए, तो वो इसके लिए संभव है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बात करें इसके नगर विन्यास और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की, इस 2 पॉइंट को लेकर के। पहला पॉइंट अपना नगर विन्यास का है, तो जो इसको मैं थोड़ा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मैंने आपको पॉइंट बता ही दिए हैं। ठीक है, हम ये 2 पॉइंट आज इसके कवर करने वाले हैं, तो बाकी मैं पॉइंट को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो इसको जो है प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति। चलिए, प्रथम नगरीय क्रांति ये कहा किसने है? ये कहा है गार्डन चाइल्ड जी ने। किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड जी ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने क्यों कहा है? हमने कहा नहीं वही, तो इन्होंने क्यों कहा इसको प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा? देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। पहली चीज़ कि नगरीय सभ्यता की जो शुरुआत है वो किसने की? तो नगरीय सभ्यता की जो शुरुआत होती है उसको सिंधवासियों ने ही किया है। क्यों किया है ऐसा माना जाता है? देखिए, जो आपको मैंने अभी तक जानकारी दी पिछले वीडियो के हिसाब से, उसमें मैंने ये बताया कि अगर आप इसको साइंटिफिक रीजन कार्बन 14 प्रणाली के हिसाब से जोड़ते हैं कि सभ्यता कितनी पुरानी है, तो आपको निकल कर आएगा कि भी 5000 से 5500 के बीच में अभी ये जो है सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन एक नया शोध हुआ उसके बाद में, IIT खड़गपुर का और ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक शोध किया जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं, ये 5000 नहीं या 5500 नहीं, ये पुरानी है तकरीबन 8000। ठीक है, ये कितनी पुरानी है? 8000, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि इस पर शोध कार्य अभी भी चालू हैं, कुछ हमारे स्थल ऐसे हैं जैसे राखीगढ़ी हरियाणा में, उस पर क्या है अभी भी खुदाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी एक चौंकाने वाला एक जो है आया हुआ है डाटा, ये भी आया हुआ है कि कुछ ऐसे चीज़ों का जो सर्वे किया गया है, जो वहाँ से वस्तुएं मिली हैं, उन पे ये बताया गया है, उनके जो टेक्निक से जो है इसके कार्बन 14 प्रणाली से या किसी चीज़ से उनको ये जानकारी मिली है कि ये जो है कम से कम 10,000 साल पुरानी चीज़ है। तो आप मान सकते हैं कि अभी भी काफ़ी चीज़ों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है इस बारे में। वहाँ तक हम नहीं जाते हैं, हम जाते हैं इसकी नगरीय क्रांति के बारे में। चलिए, नगरीय क्रांति के बारे में गार्डन चाइल्ड जी ने कहा कि भाई ये नगरीय क्रांति है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसके बराबर कोई नगर विकसित नहीं हुए थे उस समय। इसकी समकालीन व्यवस्थाएं कितनी थी या समकालीन जो सभ्यताएं थी, चाइना की थी, मिस्र की थी और मेसोपोटामिया की थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी सभ्यता में हमें इसके जैसी नगरीय व्यवस्था देखने को नहीं मिली। एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा आता है मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता कैसे? मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से आता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेरियन से आता, एक सेकेंड, ये आ गया सुमेरियन। ठीक है, तो ये जो है ये मेसोपोटामिया पड़ता कहाँ पर है? अभी इस आज की बात करूँ, वर्तमान स्थिति इसकी इराक में है। ठीक है, इराक में आप जब मैप निकालिए तो इराक में देखिएगा तो मेसोपोटामिया की शब्द की आती है। मेसोपोटामिया का मैंने आपको अगर बताया भी था कि ये दजला और फुरात, ठीक है, जो है 2 नदियों के बीच की सभ्यता है जो वहाँ पनपी है। तो इसके पश्चिमी भाग में नगरों का जो है नियोजन मिलता है। नगरों का क्या है? नियोजन मिलता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता भी है और पूछ भी लिया जाता है कि अगर मैंने ये आपसे कह दिया कि नहीं इसकी जैसी सभ्यता कहीं नहीं मिली, तो वाकई में नहीं मिली, लेकिन इससे मिलती जुलती सभ्यता कहाँ मिली थी हमें थोड़ी बहुत इसके नगरों के बराबर? वो मिली थी हमें सुमेरियन में। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता में, क्योंकि पश्चिमी मेसोपोटामिया है वो सुमेरियन सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था, जैसे अगर मैं मान लीजिए मैप बना दूँ इसके मैप में छोटा सा यहाँ मैप बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको गुजरात वाला एरिया बना दे रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं पाकिस्तान का अंकन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान बना दे रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए,
अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका ये हिस्सा थोड़ा सा आ जाता है किसका, ईरान का आ जाता है, ईरान का हिस्सा आ जाता है। यहाँ पर इराक का हिस्सा आता है। ये इराक जो है यही आपका मेसोपोटामिया का है। तो जब भी इससे हमारे जो व्यापार हुआ करते थे वो दोनों रास्ते से होते थे, जल से भी होते थे और थल से भी होते थे। जाता है भारत। ध्यान से देखिएगा, मैप देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ क्लियर हो जाएंगी आपको। तो यहाँ पर इसके पश्चिमी भाग से बात है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनता भी है कि इसके पश्चिमी भाग से, ठीक है, किसके, मेसोपोटामिया। यहाँ किसकी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, वो मेल खाती है किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे मेल खाती है, सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है। देखिए पूरा जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो नहीं मेल खाती है। कारण उसका है जो उसका पूर्वी छोर है, जो बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसमें सूखी ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, शुष्क ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन पकी हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया है, सुमेरियन में किया गया। किसके, सुमेरियन सभ्यता में किया गया है, सुमेरियन में। यहाँ मैं लिख देता हूँ सुमेरियन। तो सुमेरियन में किसका प्रयोग किया गया है। तो अगर पूछा जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती कोई सभ्यता थी अस्तित्व में और भी, ठीक है, उसके समकालीन में, तो आप ध्यान रखिएगा सुमेरियन अगर वर्ड आता है तो वहाँ टिक कर दीजिएगा। अगर आता है पश्चिमी जो है मेसोपोटामिया आता है तो वहाँ आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मेसोपोटामिया लिखा है तो आप उसको नहीं टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर सूखी ईंटों का प्रयोग किया गया है, पकी ईंटों का नहीं। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर पकी ईंटों का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, नगर नियोजन में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जैसी सभ्यता, हमने बता दी कि उस समय हमारी जैसी सभ्यता जो है किसी की विकसित नहीं थी, ठीक है, किसी भी देश ने नहीं की थी। तो अगर इन्होंने कहा कि प्रथम नगरीय क्रांति है तो गार्डन चाइल्ड जी ने ऐसा गलत बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि नगरीय सभ्यता का जो आरंभ है वो किसने किया था, सिंधवासियों ने ही किया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं तो बात की जाए कि अब नगर थे कैसे, ठीक है, नगर इन्होंने कैसे बनाए थे। तो अगर मैं बात करूं कि एक आपके पास मान लीजिए ड्रोन का कैमरा है, ठीक है, जैसे अगर आप मान लीजिए मैप देखे होंगे ना, गूगल मैप में आप अभी तक लोकेशन नहीं देखते हैं उसको, अगर उस पर जो है आप जा करके मैप देखिए, अपना घर का मैप देखिए, तो वो एक तरीके से दिखाता है कि आपका घर दिखाएगा वहाँ पर कि आपका घर कहाँ है, पेड़ कहाँ है, वो सारे कुछ दिखाता है गूगल मैप पर, ठीक है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपको ये इनकी सभ्यता के बारे में जानना है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ऊपर से देखते हैं, ड्रोन से देखते हैं कि भाई कैसी सभ्यता है। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये नगर ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से दिखेगा, इसमें आपको सड़कें दिखेंगी ऐसे, मैक्सिमम आपको ऐसे और ऐसे सड़कें दिखेंगी, ठीक है। तब वहाँ पर ये कहा गया कि भाई ये जाल पद्धति पे बनी हुई है। किस पे बनी हुई है, जाल पद्धति। क्वेश्चन बनना शुरू हो गया आपका, ध्यान रखिएगा, जाल पद्धति पे बनी हुई है। किस पे, ग्रिड सिस्टम पे बनी हुई है। जो ये नगर है वो किस पे बने हुए हैं, ग्रिड सिस्टम, जाल पद्धति दोनों एक ही हैं। क्यों बने हुए, क्योंकि ये जो रास्ते हैं उसके, ये जो रास्ते हैं इसके किस पे काट रहे हैं, उसको समकोण पे काट रहे हैं। ये अगर आप ध्यान होगा तो ये शतरंज की जो है जो बोर्ड होता है उसके हिसाब से बन रहे हैं। जो 64 खाने उसमें होते हैं ना, आई थिंक 64 ही होते होंगे, तो उसके हिसाब से बन रहा है। तो यहाँ पर इस पद्धति को बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। और क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो कैसा है, जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम है, ठीक है, नॉर्मल एकदम वैसे ही है, शहरी है, ग्रामीण है। तो आपको यहाँ रखना है कि ग्रिड सिस्टम पे है। और क्योंकि इसकी जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो इसको एक कहा जाता है ऑक्सफोर्ड मेथड। क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड मेथड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये बताने की कोई हमें लगता है ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम आपको एक बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि इसकी जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, इस वजह से इसको कहा गया भी ये समकोण पर। अब ये ड्रोन ऊपर आपका है ना, ड्रोन को थोड़ा और नीचे लेके आते हैं। तो हम जब थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं उस ड्रोन को, ये ऊपर से ऐसा दिखाता है। जाल पद्धति, जाल कैसे होता है, जाल देखे होंगे ना आप लोग, ठीक है, जाल ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो ये जाल पद्धति पे है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा ड्रोन को और नीचे लेके आइए भैया, आप उड़ा रहे हो अगर तो, ठीक है। चलिए,
तो जब ड्रोन थोड़ा और नीचे आया तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई यहाँ पर एक दीवार भी बनी हुई है इनके चारों तरफ, ठीक है। इसको रक्षा प्राचीर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इनके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है। और थोड़ी सी जानकारी जब हमने इसके अंदर इकट्ठा की तो हमें दो चीज़ें और भी मिल गई। हमें ये मिला कि यहाँ पर एक जगह तो रक्षा प्राचीर है, एक जगह रक्षा प्राचीर नहीं भी है, और कहाँ कहाँ नहीं है वो भी हम बताएंगे आपको। तो आगे हम बात करते हैं कि हमने यह देखा कि जब इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं अपने ड्रोन को भाई, तो यहाँ हमने देखा कि ये दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। इसको बोला जाता था पूर्वी टीला, इसको टीला बोला जाता है एक तरीके से, ध्यान रखिए टीला। इसको पश्चिमी टीला एक तरीके से मैं बोल दे रहा हूँ, चलो पश्चिमी टीला। टीला का मतलब क्या होता है, टीला वो चीज़ें होती हैं जो सामान्य ज़मीन स्तर से थोड़ी सी ऊपर होती हैं। कारण उसका क्या होता है कि जहाँ पर आप घर बना रहे हैं वो क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, पानी का बहाव अंदर ना आए, या वहाँ पर या तो मिट्टी से मतलब वहाँ पर पहले से मिट्टी को रख देते हैं, मिट्टी से उसके स्तर को बढ़ा देते हैं। या फिर जो घर बने हुए हैं आप कई दिन से अगर आप वहाँ रह रहे हैं, तो जो घर टूटा, अगर मान लीजिए दोबारा पुनः निर्माण किया गया, तो उससे क्या है, वो चीज़ें दबते हुए काफ़ी ऊंचाई पे हो जाती थी, तो उसको टीला कहते थे। हाँ, अब पश्चिमी जो टीला है मैंने यहाँ पर दिया है, पश्चिमी टीला, देखिए यहाँ पे मैं टीला है, तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, दो टीला हो गए, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये देख लीजिएगा यहाँ ध्यान से, ठीक है। अब दो टीले में हमने क्या देखा कि भैया जो नगर टीला था एक दुर्ग टीला था, ये डिसाइड कैसे होगा। तो जो नगर टीला था वो कम ऊंचाई पे था, ये क्या था, इसको हमने बोला पूर्वी टीले को क्या बोला, नगर टीला, नगर टीला, ठीक है। क्या बोला, नगर टीला बोला। और इसका क्या था, ये कम ऊंचाई पर था, और जो पूर्वी पे था, जो पश्चिमी पे था ये वाला, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला दुर्ग टीला, दुर्ग टीला। या इसको आप दुर्ग भी बोल सकते हैं, इसको आप नगर भी बोल सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आप बोलना चाहें। ये नगर हो गया, ये दुर्ग हो गया। ये ऊंचाई पर हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान देंगे हम कि इसका भी एक थोड़ा सा अगर पड़ जाता है, आपका जो फोटो पड़ जाती है तो बेटर है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ चीज़ों में आप फोटोज़ में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ ऊंचाई पर है और जो उससे नीचे पर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा भैया कि ये पश्चिमी टीला है, ये पूर्वी टीला, ये कम ऊंचाई पर है, ये ज़्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ की आबादी जो है, इस जगह की आबादी, यहाँ की आबादी क्या है, कम है। यहाँ पर आबादी जो है कम है पश्चिमी टीले पे, लेकिन पूर्वी टीले में क्या है, आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आबादी क्या है, ज़्यादा है, किसके अपेक्षाकृत, इस पश्चिमी टीले के अपेक्षाकृत। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सामान्य नागरिक रहा करते थे, यहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे। कौन रहा करता था यहाँ पर, जो थोड़ा सा अपर क्लास रहते थे, पुरोहित वर्ग, वो रहते थे आपके अधिक ऊंचाई पर। अधिक ऊंचाई पर क्या है, दुर्ग, यानी दुर्ग में कौन रहता था, पुरोहित वर्ग रहता था। और जो पश्चिमी टीला था वो क्या था भैया, वो था आम लोगों, पूर्वी टीला क्या था, वो था आम लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि जो पूर्वी टीला आपका है वो किसके लिए है, व्यापारी के लिए है, नागरिक के लिए, श्रमिक के लिए, शिल्पी वर्ग के लिए है, इनके लिए है। और जो आपका पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीला कहा जाता है, जो अधिक ऊंचाई पर रहता है और पुरोहित वर्ग के लिए है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था प्राचीर की बात, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इन दोनों में से केवल एक के ऊपर पश्चिमी टीले की बाउंड्री हो रखी है, इसकी क्या हो रखी है, बाउंड्री हो रखी है। और यहाँ से एक दरवाज़ा है, ठीक है, यहाँ से एक दरवाज़ा भी है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि चूंकि ये पुरोहित वर्ग थे, अधिक संभ्रांत थे, ठीक है, तो इनको क्या हुआ था, सुरक्षा एक तरीके से मिली हुई थी। लेकिन पश्चिमी टीले में जो पूर्वी टीले में जो लोग थे या नगर में जो लोग रहते थे, उनको ये प्राचीर नहीं बनी हुई थी, या वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि भाई ये अपर एलीट क्लास जो था उनके लिए एक दुर्ग टाइप बनाया गया था, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री भी बनाई गई थी ताकि किसी तरीके का अवैध आना जाना ना हो सके उनके यहाँ से, ठीक है। अब चलिए, या हो सकता है वो अपने आप को सेफ करने के लिए ये चीज़ें बनवाई गई उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इतना तो हमने जान लिया कि भाई यहाँ पर टीला था, उसमें क्या हिसाब किताब था क्या नहीं था, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। जस्ट एज अ लाइक मूवी याद करिए, आप देखते जाइए, आप इतिहासकार हैं, बस इतना समझिए, आप क्या हैं, इतिहासकार हैं, ठीक है। और अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ड्रोन आपका क्या हो गया भैया, आप ड्रोन को ले लीजिए हाथ में, ठीक है। अब वहाँ से क्या करिए, थोड़ा सा इंटर करिए अंदर। क्या करेंगे हम, इंटर करेंगे। हाँ, नगर विन्यास में एक चीज़ हम ये भी देखेंगे, जो ऊपर से हमने ग्राफ निकाला था कि भाई ये सड़कें वगैरह हैं कैसी, तो हम इंटर करेंगे सड़कों पर। तो हमने ये देखा था, जो ग्राफ बनाया था हमने, तो ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, चलिए। अब बात करते हैं भैया, ये रहा नगर, आप यहाँ से एंटर किए, मस्त एकदम पहुँच जाइए वहीं पर। कहाँ पहुँच जाइए, हड़प्पा में कहीं पहुँच जाइए, आप किसी एक नगर पहुँच जाइए। हम पहुँच गए हैं 8000 साल पहले, भैया एक नगर पहुँच गए हैं, ठीक है। हमने देखा ये है, यहाँ इंटर किया। इंटर करते हैं हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ही चौड़ी सड़क है, तकरीबन 10 मीटर, 10.5 कुछ लोग इसको क्लेम करते हैं, 10.5 ही लिख देता हूँ चलिए मैं, 10.5 मीटर की। अब जिनको मीटर ना समझ में आ रहा वो फिट में भी कन्वर्ट कर लेंगे। आई थिंक 3.3 फिट होता है, 3.28 फिट होता है। डाटा के हिसाब से इसको कन्वर्ट भी कर लेंगे, अगर 3 भी मानते हैं हम, अब मान के चलिए, तभी मेरे ख्याल से ये कितना हो जा रहा है, 30 फिट करीब हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 30 फिट, मतलब अच्छी खासी है। एक तरीके से मान लीजिए राजपथ हो गया ये, तो क्या हो गया, राजपथ हो गया। आपने राजपथ कभी गए होंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या है, ठीक है, वो कितनी चौड़ी है वो सड़कें। तो अब ये मान के चलिए भैया, ये नगर की बात कर रहा हूँ मैं, ये नगर की बात है। किसी ऐसे शहर में आपने देखा है इतना जो है चौड़ी रोडें 30 फीट की, और 30 फीट तो मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, 3.28 होती है। तो अब मान के चलिए कि 10.5 मीटर जो थी क्या थी, इसकी मुख्य सड़क थी। अब हम इंटर किए, देखा हमने 10.5 की मुख्य सड़क है, और ये हमने देखा भैया यहाँ पर एक नाली बना रखी है इन्होंने साइड से, दोनों तरफ, इसके भी साइड नाली है, इस तरफ भी नाली है, ठीक है। नाली मतलब किस लिए होगा, ये बरसात के पानी को निकालने के लिए होगा, या हो सकता है घरों के पानी को निकालने के लिए। हमने देखा क्या है, दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई है। अब नालियाँ हैं कैसी, नालियाँ हैं ढकी हुई। नाली कैसी है, हमने क्या देखा, एक तो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की बात करता हूँ मैं, तो मुख्य सड़क है 10 मीटर के करीब, 10.5 मीटर है। अब नालियाँ कैसी हैं भैया, नालियाँ हैं ढकी हुई। सोचिए कैसी हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं। अभी आपको भी किसी ग्रामीण इलाके में जाएंगे, अपने ही देश के किसी ग्रामीण इलाके में जाइए, वहाँ आपको 90% ऐसा मिल सकता है कि नालियाँ ढकी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब तो हो सकता है विकास थोड़ा सा गति पकड़ी हो तो वहाँ पर हो गया हो, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जो 8000 साल पहले था, अभी तक ऐसा चीज़ें नहीं हमारे यहाँ सामने आई थी कि नालियाँ ढकी हुई मिले हमें। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ढकी हुई नालियाँ, ठीक है, हमें मिलती हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं घर बने हुए हैं, ठीक है। एक तो हमें यहाँ पर बाउंड्री लाइन पहले मिल गई थी, एक बाउंड्री ये प्राचीर, इसलिए अच्छे घर में उसमें जाते हैं ना हम, बड़े वाले क्लास में जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं भैया कि ये जो है यहाँ पर एक प्राचीर की दीवार थी, दीवार से हम अंदर गए। हाँ, दीवार बनी किस चीज़ की थी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ अभी आपको, थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बनी हुई है किसकी, ये जो घर बने हुए हैं ये बने हुए हैं पक्की ईंटों के। किसके बने हुए हैं, पक्की ईंटों के, पक्की ईंट के बने हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा करीब जाके देखते हैं तो हमने ये देखा कि ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 के अनुपात में है। मतलब थोड़ी सी चपटी टाइप की ईंटें हैं, थोड़ी सी क्या है, चपटी टाइप की। जैसे 4 क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई, 2 क्या हो गई, इसकी चौड़ाई, यानी इसकी आधे की इसकी चौड़ाई हो गई, और 1 क्या हो गई, इस ईंट की जो है ऊंचाई टाइप मान लीजिए, ठीक है। इस ईंट की क्या मान लीजिए आप, ऊंचाई मान लीजिए। तो हम यह देखेंगे कि भैया इस ईंट की, ये देखिए ईंट बना दी मैंने, तो जो एक है ये क्या है आपकी, उसकी जो अगर 4 मान लीजिए, जैसे 4 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में बात करता हूँ, 4 इंच मान लेंगे, 2 इंच 1 इंच, इस तरीके का अनुपात होता है। तो एक जो क्या था इसका, ये चिपटी टाइप थोड़ी ईंटें थी, ठीक है, और पकी हुई ईंटें थी, जो सबसे खास बात थी यहाँ कर, जो भवन निर्माण में हमने यूज की थी। और दूसरा क्वेश्चन
ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भैया ये बताइए कि क्या कोई नक्काशी वगैरह घरों पे थी? जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा कि मेन डोर पे बहुत बड़ा सा आलीशान सा मेहराब टाइप बना देते हैं लोग ना, तो मेहराब का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल सादा सिंपल घर बना हुआ था। ठीक है, चलिए हमने देखा कि यहाँ पर किसी घर का दरवाज़ा इधर था ही नहीं, हमारी तरफ किसी घर का दरवाज़ा नहीं। हम थोड़ा आगे बढ़े यहाँ पर तो हम क्या देख रहे हैं कि यार ये सहायक सड़कें हैं, ये मेन सड़क हो गई, ये सहायक सड़क हो गई। अब सहायक जो सड़क थी, तो सहायक सड़क की जो है, एक मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, समझाने में आपको थोड़ा आसानी होगी। ये तो हो ही गया है, अच्छा प्राचीर वगैरह का टीला उरला हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, चलिए ईंटों का प्रयोग पे भी नहीं आए ना हम, चलिए अभी आ जाएंगे, वहाँ पहुँचते हैं। तो जो सहायक सड़क है, सहायक सड़क है, ये करीब 3 से 4 मीटर के करीब थी। कितनी? 3 से 4 मीटर के करीब थी। और एक सड़क और मिलती है सहायक सड़क, ये वाली सड़क जो मैंने वैसे बना दिया है, एक सड़क और मिलती है आपकी, सहायक सड़क ही होती है उसकी, सहायक सड़क मिलती है, वो 1.5 मीटर के करीब होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने देखा कि किसी के द्वार क्या थे, सड़क की तरफ नहीं खुले थे। उसके कई रीजन हो सकते हैं, एक तो किसी दुर्घटना से बचा भी जा सके, दूसरा कि आने वाला जो किसी आंधी तूफान हो तो उससे सीधे जो है घर की गंदगी ना आए, इस तरीके से भी सोच सकते हैं आप। अपने सोचने के विचारों पे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका एक तथ्य, एक फैक्ट वहाँ पर देना होगा कि क्यों ऐसा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई चलो इसके इनके जो थे वो घर थे वो पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, ये मैंने देखा यहाँ पर इस तरफ खुल रहे हैं भाई सबके। ठीक है, इनकी तरफ इस तरफ खुलते थे, या फिर सहायक सड़कों की तरफ खुल रहे थे। ठीक है, मान लीजिए इस तरफ नहीं भी खुल रहे हैं तो इस तरफ खुल रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं 2 मंजिला इमारत भी हैं। क्या है? 2 मंजिला घर भी हमें देखने को मिले हैं, 3 मंजिला नहीं, 2 मंजिला घर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी हम जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं। अब हमने क्या किया कि हम इसके घरों में जाते हैं। क्या जाते हैं? घरों में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 मंजिला इमारत, 2 मंजिला इमारत। चलिए 2 मंजिला इमारत मिल गई है आपको। घर के अंदर इंटर करिए। घर के अंदर जब आप इंटर करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि भाई यहाँ पर एक आंगन है। घरों में क्या था? घर के दरवाजे सड़कों पर ना खुलकर पीछे की तरफ या सहायक सड़कों पर खुला करते थे, सहायक सड़कों पर खुलते थे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, उसको बाद में बताऊंगा। और ये क्या है? 2 मंजिला भी होती थी, यहाँ मैंने छोटे से लिखा हुआ है और यहाँ पर ये इतना हमने जानकारी आपको अभी तक दी हुई है। अब घर में होता क्या क्या था? घरों में कमरे, रसोई घर, स्नानाघर, आंगन, कुआं। ठीक है, घरों में क्या क्या होता था हमने देखा भाई। घर में अंगना है, रसोई घर है, किचन भी है, आंगन है, किचन है, और स्नानाघर बाथरूम भी है। कहीं कहीं पे शौच घर को बारे में बताया गया कि वो भी उपलब्ध था वहाँ पर, और कुआं भी था। क्या था? कुआं भी था। अच्छा, कुआं की एक बात थी कि जो मोहनजोदाड़ो के शहर थे, मोहनजोदाड़ो सबसे विकसित जो है शहरों में से माना जाता था। तो मोहनजोदाड़ो में क्या था कि हर घर में कुएं मिले थे, लेकिन बाकी जगहों पर ऐसा नहीं था। जैसे कालीबंगा में था तो हर जगहों पर आपको ऐसा कुआं नहीं मिलता था, तीसरे घर में मिल गया। ठीक है, इस तरीके से था। तो लेकिन मोहनजोदाड़ो में क्या था कि आपको हर घर में कुआं मिला था। कुआं किस लिए मिला था? कि वहाँ पर जो है एक पानी की व्यवस्था घर में ही उन्होंने कर रखी थी। अब उन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ का जल निकासी था, तो उन्होंने दोनों घरों का जो पानी था वो जैसे इन्होंने अपने रसोई घर, किचन, सबका पानी निकाल करके, घरों का जो पानी था वो निकाल करके एक मेन लाइन में जोड़ते थे, इस रोड की लाइन वाले पे। ठीक है, दोनों घर जो आसपास सारे घर क्या करते थे, एक मेन लाइन में जोड़ देते थे। और ये लाइन आकर के जुड़ती थी किसमें? आपकी इस जो मुख्य सड़क पर जो आपकी बनी हुई है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ सीवर टाइप जो चीज़ें होती थी कि मतलब घरों की सब लाइनें थे वो सड़कों से निकलते, सड़कों वाली जाके मुख्य में निकलती, और मुख्य वाली जा करके जो बाहर ड्रेनेज सिस्टम बना होता था हमारा उसमें निकलती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जल का जो जल निकासी प्रबंधन कितना इनका सटीक था। ठीक है,
तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की भी आप चीज़ों में देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, घर पहले बनवा लेते हैं और बाद में सोचते हैं अब पानी कहाँ निकलेगा, कहीं फोड़ दो वहीं निकल जाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि भाई अक्सर ये जो जल निकासी प्रबंधन जो है कई किस्सों या कई लड़ाई झगड़ों का मुख्य कारण माना गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय के लोगों ने कि क्या किया कि भाई जल प्रबंधन का कार्य कितना अच्छा किया था। कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं, सड़कों के किनारे 2 ठो बने हुए हैं, ठीक है। और उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रबंधन में सबसे उत्कृष्ट कौन रहा है, तो वो धौलावीरा रहा है। उसका कारण क्या था कि धौलावीरा ने क्या बनाया था कि जो पानी का निकासी होती है उसके लिए उसने एक कृत्रिम जलाशय करके बनाया था, कृत्रिम जलाशय की व्यवस्था की थी। इसको जब हम धौलावीरा पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आप इसके घर के अंदर गए, आपने सारी चीज़ें देखी सुनी, आप क्या है बाहर निकल के आ गए, ठीक है। 2 मंजिला इमारत है, ठीक है। बाकी हमने आपको यहाँ बता ही दिया क्या क्या मिले हैं। अब इसमें क्या होता है कि सामूहिक तौर पर भी कुछ चीज़ें मिलती हैं जो किसी पर्टिकुलर घर के बारे में नहीं रहती। जैसे सामूहिक अन्नागार मिलता है, स्नानागार मिलता है और सामूहिक भवन मिलता है। कुछ भवन मिलते हैं, ठीक है, वो ये सामान्यतया जो है किस क्षेत्र में मिलते थे, ये मिलते थे आपके दुर्ग क्षेत्र में। दुर्ग जो ऊंचाई पे था, जो एलिट क्लास पुरोहितों के लिए था, उनके ही जगह। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको केवल पुरोहित ही यूज कर सकते थे, उसको वो सभी के लिए था। किसके लिए था? सभी के लिए था। जैसे विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, तो द ग्रेट ग्रेनरी, अन्नागार, अन्नागार था, या चाहे आपका स्नानागार था, या सामूहिक भवन जो थे जहाँ पर एक तरीके से पंचायत हम कहते हैं इकट्ठी होती रही होगी। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो बने हुए थे, तो भले ही दुर्ग में, लेकिन उसको सभी लोग यूज करते थे। स्नानागार की बात करूँ तो स्नानागार आपका मिलता है मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, जिसको जो है काफ़ी यूनिक चीज़ मानी गई, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था कि एक साथ कई सारे लोगों के स्नान की व्यवस्था थी, ठीक है। स्नानागार की मैं यहाँ पर फोटो भी डालने प्रयास करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्नानागार था, स्नानागार में दोनों तरफ से बना हुआ है उतरने का, और इसके पास में ही यहीं पर चेंजिंग रूम टाइप बने हुए छोटे छोटे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा माना गया कि ये एक जल पूजा का एक साक्ष्य भी माना गया, ठीक है। हो सकता है कुछ धार्मिक अनुष्ठान वहाँ होते रहे होंगे जिसके कारण भी ये विशाल स्नानागार यूज में लाया जाता रहा होगा, ठीक है। सो अब हम बात कर लें किसकी, स्नानागार तो हो ही गया है, ठीक है। और ये काफ़ी जो है हमारा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जाता है कि उस समय के लोगों ने इस तरीके की चीज़ें भी बनाई थी, ठीक है। अन्नागार की बात करूं तो देखिए, अन्नागार का मतलब होता है जहां पर अन्न का संग्रहण किया जा सके। तो अन्नागार का मतलब ये होगा कि भाई जैसे आप मान लीजिए, आप आज के टाइम में क्या है, कोल्ड स्टोरेज टाइप है। आपने जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते होंगे या जो कुछ शहरी क्षेत्रों में होंगे, उनको पता होगा कि जब हमारे पास अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ हो जाती है, जैसे गवर्नमेंट के पास है FCI होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, वो गोदाम होते हैं उनके पास, ठीक है। आपकी ज़रूरत की ज़्यादा बन गई कोई चीज़, ज़रूरत के हिसाब से, तब तो आपने उसको रख लिया अपने घर में, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं, उसका संग्रहण करते हैं। तो संग्रहण कहाँ करेंगे उसके लिए कहीं अन्नागार तो होना चाहिए। तो उस तरीके से एक कोल्ड स्टोरेज मान सकते हैं या उनका गोदाम मान सकते हैं, वो क्या था, अन्नागार था। सामूहिक भवन जहाँ हो सकता है कुछ लोग आकर के इकट्ठा होते हों, राय मशवरा करते हों कि भाई हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ मीटिंग टाइप होती रही होगी, तो कुछ सामूहिक भवन भी वहाँ थे, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ थोड़ा सा यहाँ पर, एक थोड़ा पीछे हटता हूँ, जो मैंने आपको बताया था ये प्राचीर वाली बात। प्राचीर वाली बात में अपवाद की बात करता हूँ। देखिए कुछ रूल क्या है लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मतलब होता है कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लोग क्या है उस लीक से हटकर काम करते हैं या लीक पे काम नहीं करते हैं। सो अपवाद के स्वरूप बहुत जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे तो उसमें भी अपवाद मिलेंगे, तो हर जगह अपवाद है, ठीक है। कुछ लोगों को है रूल मानने नहीं है। तो जो मैंने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, ये जो 1400 शहर या नगर हमने कहे खोजे थे, ये लगभग वहाँ से मिलते जुलते ये चीज़ें थीं। लेकिन कुछ ऐसे भी शहर हमने ढूंढे जहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं थी, सभी में लागू नहीं थी। जैसे प्राचीर की जब बात आई, प्राचीर दीवार या रक्षा दीवार की बात करें, रक्षा प्राचीर की मैं बात करूँ, रक्षा प्राचीर, इसको मैं रक्षा प्राचीर लिख रहा हूँ, इसको आप रक्षा दीवार के नाम से भी जान सकते हैं, या जो आपकी जो बाउंड्री वॉल के नाम से भी आप बुला सकते हैं। चलिए, तो रक्षा प्राचीर की अगर मैं बात करता हूँ तो रक्षा प्राचीर में आपका लोथल,
सुरकोटदा, लोथल है, सुरकोटदा है, ठीक है, और धौलावीरा है, धौलावीरा, ठीक है। लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, धौलावीरा हो गया, चहुंदड़ो हो गया, ठीक है, और कालीबंगा। चलिए इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी जो है लोथल की, तो लोथल और सुरकोटदा में क्या था कि कोई ऐसा दुर्ग वाला सिस्टम नहीं था। ये क्या थे कि भैया जो दोनों नगर आपके थे ना, ये कोई दुर्ग सिस्टम नहीं था कि टीला सिस्टम दुर्ग सिस्टम, वो सिंपल से थे एक के में। और ये इनका सारों का जो है क्या प्राचीर रक्षा दीवार बनी हुई थी, यानी पूरा नगर एक तरीके से था। और इसमें क्या था, क्या बना हुआ था, इसमें एक सबके लिए जो है प्राचीर दीवार बनी थी। लोथल और सुरकोटदा ये दोनों आपको पता होंगे कि पास ही पास हैं। लोथल अहमदाबाद में है, गुजरात में ही पड़ते हैं। लोथल कहाँ पड़ता है आपका, अहमदाबाद में पड़ता है। सुरकोटदा पड़ता है आपका कच्छ में, ठीक है। तो दोनों गुजरात के ही हैं, तो दोनों में वही सेम चीज़ें चली आती हैं। लोथल में भी वही सेम है और सुरकोटदा में भी सेम है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, धौलावीरा की। धौलावीरा में क्या था कि 3 भाग में बटा हुआ है। ये पहला ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ। बाकी कितने बटे हुए हैं, 2 में बटे हुए हैं। लेकिन धौलावीरा ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो की, तो इससे पहले मैं कालीबंगा की बात कर ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट। चहुंदड़ो की बात कर सकते हैं, पहले कालीबंगा की बात कर लेते हैं। तो कालीबंगा में हमारा क्या था कि कालीबंगा 2 भागों में तो बटा हुआ था। कालीबंगा क्या था, 2 भागों में बटा हुआ था। लेकिन ये दोनों भाग ही प्राचीर सहित थे, रहित नहीं थे। एक भाग प्राचीर रहित होता था कि प्राचीर है ये नहीं है, उसमें दीवारें नहीं है। वो जो निचला वर्ग था, जो श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग था, उनके लिए क्या थी, कोई रक्षा दीवार नहीं थी। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा नगर था जिसमें दोनों समुदायों के लिए, पुरोहित वर्ग के लिए भी और नगर वर्ग के लिए भी, यानी दुर्ग के लिए और टीले के लिए, दोनों के लिए क्या था, प्राचीर की दीवारें थी। और मैं बात करूं अब चहुंदड़ो की, तो ये इनको भैया किसी चीज़ से मतलब नहीं था। ये कोई रक्षा दीवार और प्राचीर वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल ऐसे ओपन में ही रहते थे, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई दुर्ग उर्ग कुछ नहीं। इन्होंने क्या था, ऐसे खुले में ही इनका बनाया गया था सब कुछ हिसाब किताब। तो ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा एक ऐसा नगर था जिसके दोनों भाग किसमें थे, रक्षा दीवार के अंतर्गत आते थे, यानी इसमें दोनों भागों में क्या थी, रक्षा प्राचीर बनी हुई थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको छोड़ी थी कि भैया हमने जब अंदर गए तो हमने देखा कि घर के जो दरवाजे हैं वो कहाँ नहीं खुलते हैं, वो नहीं खुलते हैं सड़कों की तरफ। कहाँ नहीं खुलते हैं, सड़कों की तरफ। अब भाई 30 फीट की या 10 मीटर की बड़ी चौड़ी सी रोड है, यहाँ पे नहीं खोल रहा है कोई। अब आजकल क्या लड़ाई हो जाती, नहीं हम रोड पे ही जाएंगे भैया, रोड पे ही हमारा घर होना चाहिए। अब वहाँ पर क्या था कि भाई ऐसा नहीं था, लेकिन लोथल में ऐसा देखने को मिला कि इसके जो घर थे, घरों के दरवाजे कहाँ पे थे, मुख्य सड़कों की ओर थे, सड़कों की तरफ थे। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों वहाँ हर जगह क्यों आ जाता है ना, ऐसा क्यों होता है। तो लोथल क्या था कि एक तरीके का बंदरगाह माना जाता था, ठीक है, बंदरगाह या पत्तन माना जाता था। तो जो लोथल की बात ये आती है कि भाई वहाँ से व्यापार भी होता था। तो व्यापार के लिए क्या होता था कि भाई अगर आप मान के चलिए, जो मैंने ये व्यवस्था बना कर दी थी आपको अभी, कि भाई अगर आप मेन दीवार, ये मैंने व्यवस्था बना के दी थी आपको। अब इस व्यवस्था में क्या था कि आपने पीछे बना रखा है एक तरीके से, वो सकरी गली टाइप पड़ गया। तो अगर व्यापार करना है तो क्या मेन रोड पे उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया और यहाँ सामान लादा और उठाया और चल दिया। ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा मैं आपको एक पूर्वानुमान लगा करके ही कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा इतिहासकारों का कहना है जिसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मान के चलिएगा। अब बात ये आती है कि भैया यहाँ पर क्या था, लोथल में घरों की जो दरवाजे थे वो सड़कों की पीछे गलियों में ना खुल करके कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। ये भी एक अपवाद है और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसी चीज़ की। हमारा लगभग तो काम हो ही चुका है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ईंटों का भी जिक्र आता है, ईंटों का जिक्र आता है, ध्यान रखिएगा।
घरों के दरवाजे चलिए ये हो चुका है। बात कर लें, हमने आपको ये ग्रिड सिस्टम पद्धति, ये ईंटों का प्रयोग भी हमने आपको बता ही दिया है। इसको भी हम मिटा देते हैं। हाँ चलिए, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में दे ही देता हूँ। ईंट के बारे में दे देता हूँ मैं आपको थोड़ी जानकारी, ठीक है। तो ईंट यहाँ की कच्ची ईंट और पक्की ईंट, कच्ची ईंट और पक्की ईंट, ठीक है। और कहीं कहीं पर हमें जो है फन्नीदार ईंट भी मिली हैं। क्या मिली हैं? फन्नीदार ईंट मिली है, ठीक है। फन्नीदार की ईंट के बाद में कहीं कहीं अलंकृत ईंट मिली है, हमें अलंकृत ईंट मिली है। उसके बाद में यल शेप, यल टाइप, यल प्रकार जो है ईंट मिली है। अब मैं बात कर लूँ तो कच्ची पक्की ईंटों का ही अधिकतर पूछा जाता है। देखिए जो प्राचीर की दीवारें थी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा कि जो भवन निर्माण था, देखिए प्राचीर की दीवारें थी, कच्ची ईंट से हम क्या बनाते थे? जो रक्षा दीवार थी। कौन सी दीवार? रक्षा प्राचीर, रक्षा प्राचीर। ये किसकी बनती थी भाई? कच्ची ईंटों की बनती थी। हमारे जो सड़कें थी, सड़कें ये भी किसकी बनती थी? कच्ची ईंटों की। और जो आपके चबूतरे बनते थे, कहीं कहीं चबूतरे के भी मिले हैं, चबूतरे जो बनते थे वो भी किसकी थी? वो भी कच्ची ईंटों की थी। पक्की ईंटों की बात करें तो भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। भवन निर्माण में क्या किया गया था? पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा नहीं हर जगह, कुछ जगह कच्ची ईंटों का भी किया गया है। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल जो सभ्यता है, सारी सभ्यताओं के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम कहीं कहीं पर भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग ही किया गया। अपवाद स्वरूप कहीं कच्ची ईंटों का कर लिया गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फन्नीदार ईंट का। तो फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है किसमें? नालियों में किया गया है। किसमें किया गया है? नालियों में किया गया है। बात करूँ अलंकृत, अलंकृत से आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर आकृतियाँ बनी होंगी कुछ, या जो कुछ देखने में अच्छी लगेगी, तो वो कहाँ लगती हैं? वो फर्श के रूप में प्रयोग होती हैं। वो कहाँ प्रयोग होती हैं? फर्श के रूप में प्रयोग होती हैं। और अलंकृत ईंट का प्रयोग हुआ है कालीबंगा में। कहाँ पे हुआ है? कालीबंगा में, फर्श के रूप में। किसके? फर्श के रूप में, ठीक है। बात करूँ यल टाइप ईंटों की या यल प्रकार ईंटों की, तो ये ईंटें घरों के बाहर और क्या बोलते हैं, बाहरी हिस्से में, घरों के बाहरी हिस्से में, घरों के बाहरी हिस्से में प्रयोग की गई हैं। और इसका प्रयोग उसमें भी मल निकाय में भी किया जाता है। किसमें? मल निकाय में किया जाता है। यानी कि जो आपका मल निकाय के लिए इस तरीके की ईंटों का, यल प्रकार की ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। एक और ईंट का प्रयोग होता है वक्राकार ईंट का भी प्रयोग कहीं किया गया है, ठीक है, कहीं कहीं किया गया है। वक्राकार ईंटों का प्रयोग भी कहीं कहीं मिलता है। बेसिकली इतनी ईंटों को आपको जानने की जरूरत नहीं है। दो ईंटें हैं, कच्ची और पक्की, इन्हीं दोनों को आप पढ़िएगा, यही पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बारे में हमने ईंटों के बारे में तो जानकारी इकट्ठा कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं जल प्रबंधन भी हमारा हो ही चुका है, यहाँ पर जो मैंने लिखे हुए हैं इसमें से, ठीक है। अब हम बात करें तो इसके राजनीतिक जीवन में, ठीक है, यहाँ पर हमारा सारा पॉइंट लगभग क्लियर हो चुका है। ये हमने जितनी आपको आसानी से समझाना था हमने समझा दिया है एक कहानी के तौर पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भैया इसके राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है। फटाफट राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए, और अभी भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो छिपे हुए हैं। लेकिन बात करूं इसके राजनीतिक जीवन में, तो आप ये मान सकते हैं कि पहली चीज़ यहाँ पर थी कि जो यहाँ की जो सत्ता थी वो कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। जो कैसा था? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कैसी थी? वो मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मात्र सत्तात्मक का? मात्र का मतलब जानते हो कि माता, जिसकी माता के पास सत्ता हो या किसी स्त्री के पास सत्ता हो। जैसे देखिए परिवार में क्या होता है, स्त्री और पुरुष दो लोग होते हैं। पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है जहाँ पुरुषों के हाथ में सत्ता होती है। सत्ता का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर उनको प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन जो घर की एक बागडोर है वो किसके हाथ में हो जाती है? वो हो जाती है एक पुरुष के हाथ में। लेकिन
यहाँ पर क्या था, मृत मात्र सत्तात्मक था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ खुदाई के दौरान बहुत सारी जो मृण मूर्तिकाएँ, ठीक है, मृण मूर्तिका जो मिली थी वो स्त्रियों की मिली थी, पुरुषों की नहीं मिली। पुरुषों की मिली थी लेकिन कम मिली थी। तो जो मृण मूर्तिकाएँ सबसे ज़्यादा मिली, पहला रीजन था कि सबसे ज़्यादा मृण मूर्तिकाएँ, मृण मूर्तिकाएँ का मतलब होता है मृण मूर्तियाँ या मृण मूर्तिकाएँ जो हैं, मूर्तियाँ भी कह सकते हैं, मृण मूर्तियाँ जो हैं ये मिली थी किसकी, स्त्रियों की मिली। खुदाई के दौरान क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा स्त्रियों की मिली। और दूसरा, हड़प्पा की खुदाई के दौरान में, ठीक है, उसमें एक उर्वरकता की देवी की मूर्ति मिली थी। उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली थी जिसमें क्या था, उर्वरकता देवी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो ये हड़प्पा से मिली हुई, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से मिली हुई है, ठीक है। तो उसको क्या उर्वरकता की देवी माना गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ की सत्ता जो थी वो मात्र सत्तात्मक हो सकती है। मृण मूर्तियों का मतलब होता है मिट्टी की बनी हुई, ठीक है। उसको टेराकोटा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टेराकोटा भी कहते हैं, टेराकोटा भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग नहीं, ये होता है टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा भी होता है। जो अगर आग में पका करके बनाई जाती हैं ना मृण मूर्तियाँ, तो उसको हम टेराकोटा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई चलिए ठीक है, इनकी तो शासक वर्ग क्या रहा होगा वहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ तो क्या है, लोकतंत्र है, तो वहाँ भी कुछ शासक वर्ग है। तो कुछ लोगों का मानना था कि शासक वर्ग था, शासक वर्ग की बात करूँ, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं भैया यस, और कुछ लोग कहते हैं नो। यस वाले कहते हैं कि वहाँ पर जो पुरोहित वर्ग थे, जो पुरोहित वर्ग थे और जो व्यापारी वर्ग थे, इन लोगों का वहाँ पर शासन चलता था कुछ कुछ क्षेत्रों में। लेकिन कुछ लोग कहना नहीं, वहाँ पर किसी का नहीं था, सब आपस में सभी लोग अपने अपने चीज़ों के लिए जिम्मेदार खुद हुआ करते थे कि वो अपनी चीज़ें खरीदते बेचते, चाहे जो भी कर सकते, हर चीज़ के लिए स्वतंत्र थे। कोई शासक वर्ग उनके ऊपर कार्य नहीं कर सकता था। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है कि ये उचित समतावादी एवं शांति प्रिय लोग थे। ये क्या थे, एक वर्ड निकल के आता है, उचित समतावादी, उचित समतावादी एवं शांति प्रिय। सब में क्यों क्वेश्चन लगा लीजिए, क्यों थे ऐसे भाई, ठीक है। उचित समतावादी का मतलब था ये जो है जात पात ऊंच नीच का उतना भेदभाव नहीं था, यहाँ सब बराबर थे, ठीक है। अभी आप पूछेंगे नहीं भैया वहाँ दुर्ग में बड़े लोग रहते थे, यहाँ छोटे लोग रहते थे। देखिए ऐसा तो था कि वहाँ पर रहने का अलग अलग सिस्टम था, लेकिन कुछ कुछ जगहों मैंने आपको बताया भी कि बराबर था, एकदम कोई सिस्टम नहीं था दुर्ग और इसका, निचला शहर नगर का और दुर्ग टिकले उले का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा था कि जो है ये यहाँ पर हमें ये नहीं देखने को मिला कि कुछ जात पात विशेष की चीज़ें वहाँ फैली हुई थी कि ये जो है नीचे जात का है, ये ऊंची जात का है। हाँ, एक बात जरूर, इनका एक प्रिय पक्षी हुआ करता था, फाख्ता नाम होगा है उसका, प्रिय पक्षी जो है। प्रिय पक्षी की बात करूँ तो ये फाख्ता नामक एक पक्षी है। फाख्ता एक कबूतर के जैसा दिखता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख भी सकते हैं कबूतर के जैसा, कबूतर के जैसा, ठीक है। इसका उल्लेख मिलता है कई जगहों पर। अब मैं बात करता हूँ इनके प्रिय पशु के बारे में। प्रिय पशु के बारे में बात करूँ तो प्रिय पशु इनका था कुबड़दार बैल, कुबड़दार बैल, क्या था, कुबड़दार बैल था, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वृषभ, क्या जानते हैं, कूदमान वृषभ, ठीक है। ये मेरे ख्याल से संस्कृत का वर्ड होगा, तो यार संस्कृत मुझे आती नहीं है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा भाई। ये हमने आपको एक डाटा दिया हुआ है कि प्रिय पशु ये था। अगर मैं इनके बात करूं कि प्रिय खेल के बारे में, ठीक है, प्रिय खेल के बारे में, खेल के बारे में बात करूं इनके, ठीक है, तो इनके जो खेल था ये पासा खेलते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमें पासा मिला हुआ है वहाँ से, खुदाई के दौरान हमें एक पासा भी मिला हुआ है, तो हम ऐसा मान सकते हैं। मनोरंजन के लिए शिकार खेला करते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है।
बात करूं अगर मैं इनके जो अगर मनोरंजन के लिए क्या करते थे, ये शिकार करते थे। अगर मैं बात करूं तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे, जैसा कि इनकी जो मूर्तियां मिली हुई हैं उसमें देखा गया है कि स्त्री ने भी आभूषण पहने हुए हैं और पुरुष ने भी पहने हुए हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे। दोनों लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे, ठीक है। दोनों लोग का मतलब नहीं, मतलब जो इस सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे, ठीक है। और अगर कुछ इसमें से छूट रहा है, अभी ये भागघरों का हो गया, रसोई घर का हो गया, ठीक है। और कुछ छूट रहा है इसमें, हाँ ये एक क्वेश्चन छूट रहा था इसका वृक्ष का। तो वृक्ष इनका जो है वो पीपल का वृक्ष था, ध्यान रखिएगा, पीपल का वृक्ष, ठीक है। और तो सारा चीज़ें यहाँ पर हमने लगभग क्लियर कर दी। और दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया, जो सड़कें थी वो अधिकतर पूरब से पश्चिम की ओर बना करती थी, पूरब से पश्चिम जो मुख्य सड़कें थी। उसका कारण क्या हुआ करता था कि जो अधिकतर हवाएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं, पूर्वाई चलती है। पूर्वाई समझते हैं ना आप, पूरब से जो हवाएं चलती हैं उनको पूर्वा हवा या पूर्वाई कहते हैं। पश्चिम से पश्चिमाओं भी बोलते हैं बहुत लोग गाँव में, तो हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। लेकिन जो पश्चिमी दिशा से बहती हैं तो अधिकतर हवाएं कैसे चलती हैं, आपकी पूरब दिशा से चलती हैं। उसका भी आपने देखा होगा, भौगोलिक स्थिति में पढ़ा होगा। तो अधिकतर हवाएं कैसे चलती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, जिसकी वजह से वो जब सड़कें ऐसी बनेंगी तो क्या होगा, पूरब से पश्चिम अगर उसका फेस रहेगा तो क्या होगा, जो उस पर पत्ते पड़े हैं या धूल मिट्टी कुछ पड़ी है तो वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगी। तो सड़कों का क्या था, अपने आप साफ हो जाती थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनके अंदर एक ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि वो ऐसा कोई वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज था या कोई ऐसा पढ़ने का था, लेकिन ऐसी सभ्यता विकसित थी और हमारे बीच में थी जो विलुप्त हुई। आपको ये इतिहास पढ़कर मैं सच बता रहा हूँ कि जो कि आप मूवीज़ देखते हैं, चीज़ें और बाकी देखते हैं, लेकिन इस इतिहास में आपको ऐसी जानकारियाँ मिलने वाली हैं जो आपको रियली में एक अचंभित तरीके से छोड़ेगी और गौरवान्वित भी महसूस कराएगी। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू करते हैं तब 8000 साल पहले वहाँ पर मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी। यानी कि जो आपके देखिए, इससे मैंने आपको बताया था ना, मातृसत्तात्मक का मतलब यही था कि जो सभ्यता है या जो चीज़ें हैं, भाई आपके घर में डिसीजन लेने की जो चीज़ें हैं, जैसे हम पिताजी लेंगे, ठीक है, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, पिताजी लेंगे। सभी अपने अपने राय जरूर देते हैं लेकिन डिसीजन फाइनल पिताजी लेते हैं। उसी तरीके से मातृसत्तात्मक में क्या था कि माता जी के हिसाब से ही घर चलता था या माता जी उसका फाइनल डिसीजन लेती थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हमारी जो संस्कृति या जो हमारी जो सभ्यता थी वो कितनी एडवांस थी, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर अपनी जो चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अपनी जो ये काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है। अब बाकी दो अभी हमारे 6 पॉइंट पड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके हम उनको भी देखेंगे, समझेंगे और विश्वास रखिए काफ़ी इसमें आपको अच्छा लगेगा और बहुत सारी जानकारियाँ हम जुटाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।